नहीं लाता, वो सिर्फ मौत और बर्बादी लाती है। ये कहते हुए रविदास की आवाज कांप गई, जैसे वो किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा हो। रविदास वहां से आगे बढ़ गया और शशिकांत का मन उलझन में पड़ गया। डर भी था, लेकिन साथ ही साथ अजीब सी जिज्ञासा भी। क्यों वही स्त्री मेरे सामने आती है? क्या वो सच में कोई इंसान भी है या कोई लोक की आत्मा? ये यक्षिणी की कहानी क्या है जो पूरा गांव सहमा हुआ है? दिन बीतते गए और रातें भी गहरी, घनी, खामोश होती गई। फिर आई वो रात जब रहस्य ने खुद को छुपाना बंद कर दिया। हवा में सिर्फ सन्नाटा था और चांद पूर्णिमा के पीछे छुप कर देख रहा था। शशिकांत अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था और जैसे ही कमरे का तापमान गिरना शुरू हुआ, उसकी सांसें धुंध में बदल गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और देखा, वहां खड़ी थी मायावती। उसकी उपस्थिति कमरे को भर रही थी, जैसे हर कोना उसके होने से रोशन हो गया हो। हल्की सी चांदनी की धूल उसके चेहरे पर छिड़की हुई थी और उसके चरणों में एक ऐसी चमक थी जो शशिकांत के अंदर डर और मोहित होने का एक साथ एहसास जगाती। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थी, जैसे उनमें डूबकर इंसान अपनी पहचान ही खो दे। लाल होंठ पर उनकी मुस्कान में दर्द और श्राप दोनों छिपा था। उसने शशिकांत की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी पर ठंडी हवा जैसी कानों को छू देने वाली थी। शशिकांत, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि शशिकांत का दिल कांप उठा। वो स्तब्ध रह गया। कमरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। डर उसके सीने से चिपका हुआ था, जैसे किसी ने सांसें जकड़ ली हो। लेकिन उस खौफ के पीछे एक अजीब सा खिंचाव भी था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। होंठ सूख कर फटने लगे। उसने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और फुसफुसाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? और मेरा नाम कैसे जानती हो? मायावती की आंखों में अचानक से चमक कौंधी। उसने गहरी सांसें खींची, जैसे सीढ़ियों से उतरकर वो उसका इंतजार कर रही हो, और बोली, शशिकांत, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं सदियों से इस जंगल में बंधी हुई हूं। मेरे पास सब कुछ था, सौंदर्य,